तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस क्लास में आगे की जो हमारा चैप्टर है लोकतंत्र उसके आगे बात करेंगे। जो हमने छोड़ा था पिछली क्लास में एक सरल परिभाषा, तो उससे आगे चलते हैं अपन। ठीक है, आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। तो हमने पिछली क्लास में ये समझा था कि कुछ सरकारें होती हैं जो अपने आप को लोकतांत्रिक कहती हैं, पर धरातल पर वो लोकतांत्रिक नहीं होती। ठीक है, सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अंडरलाइन करने वाली बात है कि क्या इस चीज को अंडरलाइन किया जाए कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। म्यांमार में नोट करना कि म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। नोट ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं एक आपको ये ट्रिगर होना चाहिए यहाँ पर कि क्या हो रहा है। ये एक उदाहरण है, उदाहरण को हमेशा ट्रिगर आपके माइंड में ट्रिगर होना चाहिए, उसे दोबारा रिकॉल करना चाहिए आपको। इससे आपको उस लेसन के प्रति समझ विकसित होती है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था विदेश के शासक बन गए। ठीक है, शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं। तो यहाँ पर जो म्यांमार का उदाहरण दिया जा रहा है, वहां पर ये कहा जा रहा है इस उदाहरण में कि सैनिक शासकों में वहां के लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। पिनोसे चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। राजशाही समझ रहे हो आप, जब भारत में राजशाही थी, अंग्रेजों के समय भी भारत में राजशाही थी। अब मुगल सम्राट सुना होगा आपने, राजपूत दरबार सुने होंगे, ये सब राजशाहियों के ही उदाहरण हैं। ठीक है, सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए। ठीक है, सऊदी अरब है, वहां पर भी लोगों के द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया। ठीक है, लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। ठीक है, जो ये परिभाषा हमने यहाँ पर देखी थी, ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये इसके बारे में है कि लोग चुनाव करते हैं, क्या ये इनफ है? क्या इतना ही है लोकतंत्र? हम्म, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या प्राप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया, तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझे और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जाने। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हैं। एक मिनट में से हल्का सा कहाँ पहुंचे क्या समझे। रिबियांग
स्कूल से घर आई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बार उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वो चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़े और उन व्यक्तियों को अच्छी या कितनी अच्छी या उपयोगी है। ठीक है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। तो ये किसने कहा था? पता है ये किसने कहा था? मुझे तो पता है, पर आपको पता है तो आप रिकॉल करें, कहीं पढ़ा हो, कहीं सुना हो। शायद मुझे लग मूवी देखी हो तो कोई आज़ादी वाली मूवी, तो वहां पर कहीं कहीं बार इसका जिक्र मिलता है और हम इजीली इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये कोट किसने कहा होगा, ये वाक्य किसने कहा होगा। याद है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये कहा था, लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। ठीक है, ये आप बाकी के आप देखना। पहला मैंने बताया कि किसने कहा था, महात्मा गांधी। आप इन्हें सर्च करना, गूगल पे करना, या आप अपने हिसाब से जो भी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से इनके बारे में पता लगाना। ठीक है। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है। दोबारा पढ़ते हैं अपन इसको। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है। ठीक है। अगर व्यक्ति जितना अधिक नैतिक होगा, न्यायप्रिय होगा उसके अंदर, तो वो लोकतंत्र उतना ही सफल होता है। जिस प्रकार हम देखें, अगर हमारा प्रधानमंत्री है देश के, अगर वो निष्पक्ष होंगे, निष्पक्ष समझते हो आप? किसी धर्म की तरफ ना झुकना, उसे बोलते हैं निष्पक्ष। तो देश अच्छी तरक्की करता है, क्योंकि वो केवल केवल एक विजन लेके चलता है देश का विकास पे। लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। ठीक है। अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। इस लाइन का मतलब ये है कि कहीं कहीं अन्याय होता है तो उस अन्याय को मिटाने के लिए कौन आता है? शक्तिमान। शक्तिमान नहीं आता, लोकतंत्र आता है। लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, शक्तिमान नहीं आता। ऐसा पिक्चरों में ही आता है शक्तिमान, पिक्चर में क्या, सीरियल में। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन की। बड़ा ही, ये मुझे भी अच्छा लगता है, ये वाला है ना, मुझे भी शानदार लगता है। और मैं चाहता हूँ कि ये आपको भी थोड़ा इस पे विचार करें, क्योंकि ये कहना चाहता है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम प्रशासन करें। क्योंकि इसका मतलब ये है कि देखो, हम जैसी सरकार के लायक है, ये क्यों आया है? क्योंकि वोट तो हम ही देते हैं। कौन देता है वोट? हाँ, वोट हम देते हैं। जब हम वोट देते हैं तो वो हमारी जैसे ही सरकार बन जाती है। ठीक है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए इस कोट, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को हकीकत मानते हैं और इसे ही सत्य मानते हैं। और तो जो वो चेंजेस करते हैं तो समाज में करते हैं। अगर एजुकेशन है, एजुकेशन की बात क्यों करते हैं? समाज को एजुकेशन देना क्यों चाहते हैं? क्योंकि अगर समाज एजुकेशन होगा तो वो वोट डालते समय अपने प्रतिनिधियों का सही चुनाव करेगा। इसलिए ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है और सच है कि लोकतंत्र की बहुत सारी बुराइयों को और लोकतंत्र क्या, एक मिनट, लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। वाह, ये भी ठीक है। लोकतंत्र की बहुत सारी बुराइयों को, अगर लोकतंत्र में कोई बुराई है जैसे भ्रष्टाचार है, भारत में भ्रष्टाचार लोकतंत्र में बहुत बड़ी समस्या है, तो उसे अधिक लोकतंत्र से, मतलब हमें और अधिक लोकतंत्र होना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो कि हमारे लोगों के पास और अधिक राइट होने चाहिए। जैसे हम विभाग में गए और हम कौन सा भी विभाग ले लीजिए आप, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गए आप, वहां पर अगर आपसे कोई रिश्वत लेता है तो आप क्या करेंगे? उसकी शिकायत कहाँ पर करेंगे? हर किसी की शिकायत आप पुलिस में तो नहीं कर सकते। तो हमें डायरेक्ट एक्शन, अब पुलिस में जाएंगे तो एफआईआर होगी तो बहुत सारा लंबा टाइम हो जाता है। तो हमें और, समझ रहे हो ना, और स्पीड से कि भाई साहब इसने रिश्वत दी, हाथ तो हाथ, हमें ऐसे विभाग बनाने पड़ेंगे जो जो रिश्वत ले रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है उसके ऊपर हाथों हाथ एक्शन हो। ऐसे बने हुए भी हैं, जैसे क्राइम ब्यूरो, ऐसे बहुत सारे बने भी हुए हैं, पर वो इतने हमें और चाहिए। समझ रहे हम? आगे चलते हैं। इराक में
अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बनाया था। यह कार्टून क्या कहता है, इसमें डेमोक्रेसी को किस तरह लिखा गया है? डेमोक्रेसी। देख रहे हो आप? ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक मिनट। लोकतंत्र की विशेषताएं। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ेंगे। मुझे अच्छी लगती है लोकतंत्र की विशेषताएं तो हर किसी को, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो विशेषताओं को अच्छे से रिकॉल करना है, उसे सॉरी याद करना, फिर उन्हें रिकॉल करना आपको वाकई में ही बहुत ज्यादा वो बना देगा। क्या मास्टर? एक मिनट रुको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है। लोकतंत्र शासन का एक लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है? नहीं आया? पहले ये बताओ मुझे, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वो है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इतनी सिंपल सी बात याद रखना। ठीक है, इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। ठीक है, अब हम उन सवालों को देखेंगे। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उनके किन अधिकारियों को चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वह कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, डिकोड करने जाएं तो बड़ा ही लंबा हो जाएगा, पर मैं आपको अच्छे से आपकी स्तर के अनुसार समझाता हूँ। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? तो रियल शासक कौन है ये आइडेंटिफाई करना है अपन को, मतलब पहचानना है। ठीक है, किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लेकिन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक। ठीक है भाई, मान लिए हम उस सरकार को या वहां की व्यवस्थाओं को हम पूर्णतः लोकतांत्रिक कब कहेंगे? मिनिमम से क्या क्वालिटी होनी चाहिए ये तो पता हो ना हमें। लोकतंत्र में वो कौन से फैसले हैं जो बिना चुने अधिकारी भी ले सकते हैं? अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, भारत में भी लोकतंत्र है, तो इसमें क्या सारे फैसले चुने हुए सांसद विधायक लेते हैं? नहीं लेते। अगर आप देखोगे तो आपके जिले में कलेक्टर भी है, नहीं है? कलेक्टर है। फिर तो हम उस पर भी आगे डिस्कस करेंगे। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? ये महत्वपूर्ण आपके सब होना ही चाहिए ये सवाल। ठीक है, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक करने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? ठीक है, कौन लोग शासक का चुनाव कर सकते हैं? ये भी ठीक है। या खुद शासक चुने जा सकते हैं? या क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? मतलब क्या ऐसा कोई कानून बना सकती है जिसमें नागरिकों को वोट देने से ही मना किया जा सके? ये है, क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूपों को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? ये सवाल तो होना ही चाहिए। मैं छोड़ रहा था तो मैं सोचता था कि सब कुछ कर सकते हैं, पर बाद में पता लगा कि नहीं कर सकते। ठीक है, या लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बात कर काम करना जरूरी है? जी हाँ, कुछ लक्ष्मण रेखाएं होती है। ठीक है, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं व्यवस्था एक मिनट, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करेंगे। ठीक है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पटल की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के उन्होंने अपना कार्य 5 साल के लिए बढ़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला।
इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय सम्मेलनों को भंग कर सकता है। ठीक है। मतलब यहाँ पर हम 1999 की बात करते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं, मैंने क्या थोड़ा जल्दी पढ़ दिया। एक स्टोरी टाइप में है। परवेश मुशर्रफ, ठीक है ना। मुशर्रफ मुशर्रफ को आप जानते होंगे बहुत अगर आप न्यूज चैनल देखते हो तो ये नाम बहुत पहले चलता था, अब तो क्या नहीं चलता, न्यूज चैनल बदल चुके हैं अब। 1919 में सैनिक तख्ता पलट समझते हो आप? हाँ, सैनिक तख्ता पलट का मतलब होता है कि जो आपकी सेना होती है ना, वो राज करने लग जाती है। जैसे भारत में कौन है? थल सेना है, वायु सेना है। अगर ये तख्ता पलट कर दे तो कहते हैं भाई हाँ, अब हमारा राज चलेगा, मतलब सैनिक राज आ जाता है। ठीक है। उकाड़ फेंका। 2002 में एक जनमत संग्रह करा के उन्होंने कार्यभार 5 साल के लिए बढ़वा लिया। ठीक है। आगे चलते अपन ने कहाँ पढ़ा था, यहाँ पर अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। देखो, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए उन्होंने क्या संविधान, भारत के जो संविधान है ना, जैसे इंडिया का भी संविधान है, पाकिस्तान का भी एक संविधान है, तो उसको बदल डाला था इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए। ठीक है। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। तो क्या किया था उन्होंने इस ऑर्डर के द्वारा, कि जो राष्ट्रपति है ना, जो प्रवेश बना था, वो क्या कर सकता है कि राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी है। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए हैं। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। ठीक है। एक तरह से कहें तो मतलब झूठ मूठ की लोकतांत्रिक सरकार बना दी गई। ठीक है। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय सम्मेलनों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। ठीक है। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय सम्मेलनों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने जिन्हें चुना, वो मिलकर कोई फैसला ले नहीं सकते भाई साहब। लास्ट का वाला फैसला मुशर्रफ साहब का होगा, कि मुशर्रफ ने कह दिया कि ये है तो वही होगा अंतिम फैसला। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथों में था, जो जनता द्वारा चुने नहीं गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। ठीक है। इससे इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की परिविशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। ठीक है। क्या समझे? कुछ समझे? इसे अंडरलाइन करो इस चीज को। 1 मिनट में यहाँ से इसको अंडरलाइन करता हूँ। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होती है। जैसे भारत है, भारत में हम चुनते हैं तो कौन लेता है अंतिम फैसला? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? हमारे द्वारा चुना हुआ सांसदों में से एक व्यक्ति। ठीक है। थोड़े से हम कार्टून पे नजर डालते हैं। क्या है कार्टून, क्या कहना चाहता है? कार्टून बहुत अच्छा लगते हैं मुझे, और हर कोई को लगते ही होंगे। 1 मिनट, इसको लेता हूँ मैं। ठीक है। यह कार्टून लातानी अमेरिका के संदर्भ में बना था। क्या आपको लगता है कि यह पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? कुछ अन्य देशों के बारे में सोचें। ये कार्टून अमेरिका के ऊपर बना था एक पैट, कि अमेरिका देखो, ये क्या है? मैं एक में 1 मिनट, ये मैं जिसको अब मैं गोला कर रहा हूँ, उसको आप देख पा रहे हैं क्या? ये सैनिक है। सैनिक के अंदर डेमोक्रेसी भरी हुई है। समझ रहे हो? चित्रकार बहुत कुछ कह गया इस चित्र से, कि भाई साहब सैनिक सैनिक है पहले, फिर डेमोक्रेसी है। समझ रहे हो मतलब? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक और था कार्टून, हाँ ये रहा।
सीरिया पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है। इस शासक शासकवाद पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों ने ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। इस कार्टून को चीन और मेक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है। लोकतंत्र के माथे पर पत्ते पर बने ताश का क्या महत्व है? डेमोक्रेसी, ये सीरिया है। सीरिया आप जानते होंगे, नहीं जानते? सीरिया जानना चाहिए आपको। जब तक बात पार्टी की सदस्य का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनोगे, अंदर नहीं आ सकती है। यह डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। अभी एक पार्टी यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि बात पार्टी की सदस्य भरो, मतलब एक पार्टी का एकाधिकार है वहां पर। ठीक है, ठीक है। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, सॉरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। ठीक है, ये वीडियो केवल 9th वालों के लिए, यूपीएससी वालों के लिए भी है, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंगों में कोई नहीं करवाता आपको ये। ठीक है, इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़वाता, वो डायरेक्ट कह देते हैं कि भैया जाओ एनसीईआरटी खरीदो, पढ़ो। ठीक है, अब नहीं पढ़ पाते बहुत से यार, बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, यूपीएससी हो गया, सिविल सर्विस हो गया, आरएस हो गया, उनके लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है, तो शेयर करो यार अपने यार फ्रेंड में। ठीक है, ओके।